नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी पाठशाला बाय विनीता मैम पर। आज की क्लास बेहद खास है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे जरूरी और सबसे पावरफुल क्वेश्चन। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने पिछली वाली क्लासेस में साइंस की एक क्विक रिवीजन लिया था। ओनली 30 पेजेस में पूरा का पूरा साइंस आपको करा दिया था। सेम एज ऐसे ही आज अपन करने वाले हैं पॉलिटी। और पॉलिटी की ज़्यादा पेजेस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 22 पेजेस है। उसमें डाटा भी आपका वही है जो आपके एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। एक बार अपन क्विक समरी देख लेते हैं, फिर उसके बाद में अपन क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अपन पॉलिटी करने वाले हैं, तो पॉलिटी के यहाँ पे आपको कुछ रहेंगे थ्योरी पार्ट्स। ये सारे के सारे थ्योरी पार्ट्स, आर्टिकल, सब कुछ आपका इसमें आ जाएगा। और ज़्यादा टाइम की अपनी क्लास रहने भी नहीं वाली है। उसके बाद में अपन करेंगे कि उसके जो एमसीक्यूज हैं उनको, जो कि पिछले एग्जाम्स में जो अदर एग्जाम्स हुए हैं उनमें आए हैं, ये सारे के सारे एमसीक्यूज हैं, फैक्ट्स हैं, इनको अपन करने वाले हैं। जैसा कि आपको मैं दिखा देती हूँ इसमें। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि ये वाला क्वेश्चन डीएसएसबी के पीआरटी में आया हुआ है। ये एनवीएस जीकेवीएस ऐसे ही आपके ईएमआरएस में भी आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। वही चीज़ें अपन यहाँ पे कर रहे हैं। ये आपके बहुत कम समय में बहुत अच्छा आपको यहाँ पे रिवीजन मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपन सबसे पहले एक पेज फैक्ट का कर लेते हैं, फिर उसके बाद में अपन पूरा का पूरे टॉपिक्स को कवर कर लेंगे और फिर बच्चे कुछ अपन फैक्ट्स फिर से ले लेंगे। ओके, ये इस टाइप से अपनी एक स्ट्रेटजी रखते हैं अपन। तो देखिए, तो यहाँ पे अपन विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को अभी देखने वाले हैं। जिसको भी कुछ भी डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। और साथ ही आप हमारे टेलीग्राम डिस्कशन चैनल से भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पे भी आप अपनी राय अपना डिस्कस कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है आपको, वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। और साथ ही आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। जी, इन सब की लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और साथ में हमारी जो और भी मैराथन क्लासेस है, क्विक रिवीजन, इन्हें देख लेना। क्योंकि ये एग्जाम से पहले अगर आप इनको देख के जाते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। क्योंकि 90% बच्चे क्या करते हैं, देखो, आपका जो एग्जाम होता है ना, वो 80:20 में रहता है। मतलब 80 डाटा आता है जो कि बच्चे बना लेते हैं लेकिन अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करते, और 20 डाटा रहता है हार्ड। अब देखो, जो मैं आपको मैराथन ले रही हूँ, वैसे तो इससे 90% तक क्लियर हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं इसको 80% मान के चलती हूँ। और इस 80% का आपका यहाँ पे हो जाएगा। बचा कुछ 20 जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड रहता है, उसके लिए भी आप प्रिपेयर कर सकती हैं। लेकिन इस अगर आपने क्विक रिवीजन कर ले तो आपका काफ़ी हद तक डाटा क्लियर हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं, सिलेक्शन 80% में हो जाता है, लेकिन बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, उस 80 को तो छोड़ देंगे, इस 20 के पीछे पड़ जाएंगे। तो उनके जो नंबर आते हैं वो 60 से 70 के बीच में आती है, और उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। अपन प्रिपरेशन कर रहे हैं 80% की। अब अगर अपने 80 आ रहे हैं तो सिलेक्शन आराम से अपना हो जाएगा। समझ आ रही है आपको? तो अपन यहाँ पे 80% की प्रिपरेशन करने वाले हैं। और जिस किसी को भी कुछ भी डाउट हो आप पूछ लेना, आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। और क्या पता इसी से पूरा का पूरा भी आपको मिल सकता है, क्योंकि आपके जनरल अवेयरनेस है, उसमें एक पॉलिटी का पोर्शन भी आता है। आपके जीके में कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो, जनरल अवेयरनेस आए या फिर जीके, तो उसमें पॉलिटी आपकी ज़रूर आती है। तो यहाँ से आपका वो पोर्शन क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो देर ना करते हुए अब अपन अपने टॉपिक पे चलते हैं, क्योंकि अपन को टाइम वेस्ट नहीं करना है। और लास्ट बात, अगर जिसने भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और हमारे चैनल का नाम है सरकारी पाठशाला वाई विनीता मैम। सरकारी पाठशाला वाई विनीता मैम, इस चैनल से जुड़ जाना। यही हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, यही हमारा डिस्कशन चैनल है। सबके सेम एज नेम है, तो आपको देखने में ढूंढने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए अब अपन अपनी क्लास की तरफ बढ़ते हैं, ज़्यादा बात ना करते हुए। तो देखिए, फर्स्ट है, भारतीय संविधान के हस्ताक्षरकर्ताओं की कुल संख्या कितनी थी? भारतीय संविधान के हस्ताक्षरकर्ताओं की कुल संख्या कितनी थी? तो 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे भारतीय संविधान में। ठीक है। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता की थी, तो किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने।
संविधान सभा की संघ शक्ति समिति का प्रमुख था तो जवाहरलाल नेहरू। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? तो एक बार किया गया है, वो भी 42वां संविधान संशोधन के तहत। और आपको बता दें इसी को ही मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, 42वें संविधान संशोधन को। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में कार्य इन्होंने किया, तो किसने किया था? तो VN राव ने। भारतीय संविधान लागू हुआ था तो 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान के पिता के रूप में जाना जाता है तो भीमराव अंबेडकर को। इस अधिनियम ने भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया था, तो किसने कर दिया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 ने। सबसे इंपॉर्टेंट है ये अधिनियम 1935। स्वतंत्रता के पश्चात भारत के प्रथम गृह मंत्री थे, तो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, ये सारे आपको एग्जाम्स भी दिए कि किस किस में आए। देखो 2013 के बाद में फिर से DSSB में आया ये 2017 में। तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं बार बार, ये मत सोचो आ गया तो नहीं आएगा। ये KVS की TCT में आया है, सोशल स्टडी में 2013 में। तो सारे क्वेश्चन आए हुए हैं जो 2022 का है, सब आए हुए क्वेश्चन से। चलिए अब अपन ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने टॉपिक्स पे चलते हैं, जिससे आपसे एक एक से सारे के सारे आपके टॉपिक्स क्लियर होते जाएंगे। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। और जिन बच्चों को मेरी स्पीड स्लो लग रही है तो मैं उन्हें बता दूं, आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हो, आप वहां से जाके इसकी वीडियो की आप स्पीड इंक्रीज कर सकते हो। क्योंकि मेरा टारगेट सिर्फ इंटेलिजेंट बच्चों का नहीं, मेरा टारगेट हर एक उस बच्चे से है जिसको इसको पढ़ना है, रिवीजन करना है, चाहे वो स्टार्टिंग वाला हो चाहे वो रिवीजन के तौर पे करो, सबके लिए ये क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अब अपनी पॉलिटी। ठीक है, राज्य व्यवस्था स्टार्ट करने वाले हैं। तो भारतीय संविधान के स्रोत, सबसे फर्स्ट अपन टॉपिक क्या करने वाले इसमें? भारतीय संविधान के स्रोत, मतलब कहाँ से क्या आया है क्या नहीं आया है, ये अपना इसमें टॉपिक है। ठीक है, तो भारतीय संविधान के अंतर्गत विश्व के अनेक देशों की संवैधानिक विशेषताओं को सम्मिलित किया गया है, जिनका विवरण निम्न प्रकार है। मतलब ये है कि यहाँ पे आपको सारे देशों से कौन कौन सी चीजें ली है वो सब कुछ आपको बताए, कौन से संविधान से क्या लिया है। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा फास्ट आपको कराऊंगी, जहां आपको डाउट हो आप मुझसे पूछ लेना, क्योंकि एक क्विक रिवीजन क्लास है। ब्रिटिश संविधान से, और हाँ एक और बात, आप इसे नोट डाउन करते जाइएगा क्योंकि इसकी PDF मैं आपको नहीं दे पाऊंगी, इसलिए आप इसे नोट डाउन करते जाइए। और जैसे हमारा चैनल इंक्रीज हो जाता है 1000 प्लस इस पे मेंबर्स हो जाते हैं, और साथ में हमारे जो हावर्स की जो लिमिट है वो पूरी हो जाती है, वैसे ही मैं आपको एक सरप्राइज देने वाली हूँ जो कि बहुत ज़्यादा आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, लेकिन वो सरप्राइज आपको जब ही मिलेगा, क्योंकि मुझे भी तो मोटिवेशन की ज़रूरत है ना। आप मुझे भी मोटिवेशन दीजिए मेरे चैनल को ग्रो करवा के। ठीक है, फिर आपके लिए एक बहुत अच्छा आपको सरप्राइज मिलने वाला है, जिससे आप सब 100% जिन जो स्टडी कर रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा खुशी मिलने वाली है। ठीक है, तो ब्रिटिश संविधान से, तो ब्रिटिश संविधान से क्या क्या लिया गया है देख लीजिए। डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, 100% भी आपका क्लियर हो सकता है यहाँ से। वो मैंने 80% इसलिए कहा था क्योंकि मैं किसी को भी किसी भी झूठी आस में नहीं रखना चाहती, लेकिन 80% तो 100% क्लियर हो ही गया, आपके मार्क्स तो आ ही गए। तो ब्रिटिश संविधान से संशोधात्मक शासन पद्धति, विधि निर्माण प्रक्रिया, एकल नागरिकता, संसदीय विशेषाधिकार व संसद तथा विधानमंडल की प्रक्रिया, ये कहाँ से लिए? ब्रिटिश संविधान से। नेक्स्ट, अमेरिकी संविधान से क्या क्या लिया गया? तो अमेरिकी संविधान से मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान, उपराष्ट्रपति का पद, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के पद से हटाया जाना, ये सब अमेरिका के संविधान से लिया गया है। सबसे ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट आपका मौलिक अधिकार और जो आपका राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है,
जो चीज़ें मुझे लगेंगी कि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट बताना है तो मैं आपको बताती जाऊंगी। नेक्स्ट है आयरलैंड के संविधान से। तो आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है? नीति निर्देशक तत्व। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये डायरेक्ट आता है। नीति निर्देशक तत्व किस संविधान से लिए गए हैं? किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो आयरलैंड के। इसका स्रोत क्या है? आयरलैंड। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन। ये सब कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है? प्रस्तावना की भाषा। इंपॉर्टेंट है ये। संवर्ती सूची का प्रावधान, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये सारी दोनों चीजें कहाँ से ली गई हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक है, आपको यहाँ पे ना इस क्लास में बहुत अच्छा डाटा मिलने वाला है। इतने बड़े पेजेस नहीं है हमारे, फिर भी सिर्फ 22 पेजेस हैं। सिर्फ और सिर्फ 22 पेजेस हैं। 1 पेज वहां पे ब्लैंक है। ठीक है, 22 पेजेस हैं। जर्मनी के बाइमर संविधान से क्या लिया गया है? मतलब जो जर्मनी का बाइमर संविधान है वहां से क्या लिया गया है? तो आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति की मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां। कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है? तो सशक्त केंद्र के साथ संघीय शासन व्यवस्था, अपशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं। दक्षिण अफ्रीकी संविधान से क्या लिया गया है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। रूसी संविधान से क्या लिया गया है? तो मूल कर्तव्यों का उल्लेख। ये कहाँ से लिया है? रूस से लिया है। जापान के संविधान से क्या लिया है? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है? तो गणतंत्र और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्श। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये शब्द अपन ने कहाँ से लिए हैं? तो फ्रांस के संविधान से लिए हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखो 2 पेजेस आपके हो भी गए। आपको लग रहा होगा कि मैम ने 22 पेजेस बोले तो बहुत बहुत डाटा होगा, तो नहीं है। देखिए कितना कितना छोटा छोटा डाटा है। सिर्फ कहने के लिए 22 पेजेस है, वैसे आपके लिए और भी कम पेजेस है। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट। अब अपन ने देखो स्रोत देख लिए, अब देखेंगे भाग। किसके भाग देखेंगे? तो भारतीय संविधान के भागों के बारे में पढ़ेंगे। टोटल कितने भाग हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और जब संविधान बना था तब कितने भाग थे ये भी अब मुझे आप बताइए। इससे क्या आपको रिवीजन करते जाओगे आप डाटा को। ठीक है, वैसे आगे सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता ही जाएंगी तो आप बेफिक्र रहिए। लेकिन मैं चाहूंगी कि आप अपना रिवीजन के तौर पे कमेंट में लिखते जाइए, जिससे आपका रिवीजन हो और मुझे भी पता चले कि कितने स्टूडेंट एक्टिव हैं क्लास में। क्योंकि आप जब क्लास को किसी को एक्टिव होके लेते हो ना तो वो और भी अच्छा रहता है। तो भारतीय संविधान के भाग, तो फर्स्ट भाग में क्या दिया गया है? संघ और राज्य क्षेत्र। ये आर्टिकल 1 to 4 है। अब मैं पहले आपको इसके ट्रिक बता देती हूँ लर्न करने की, फिर मैं आपको ये सारे याद करवा दूंगी। ठीक है, तो आप इसको पहले क्या याद करना? भाग और उनके उसमें है क्या, आर्टिकल अभी नहीं, भाग और उसमें है क्या। तो भाग 1 संघ और राज्य क्षेत्र, भाग 2 ऐसे, भाग 1 संघ और राज्य क्षेत्र, भाग 2 नागरिकता, भाग 3 मूल अधिकार, भाग 4 राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व। 4th ए में क्या है? मूल कर्तव्य। 5th में क्या है? संघ। 6 में क्या है? राज्य। पहले यहां तक कर लो याद, फिर इसके बाद में इसको नोट डाउन करके देखो, आपको याद होता जाएगा। फिर इसके बाद यहां तक अपन आर्टिकल याद कर लेंगे। फिर 7th वाला थोड़ा सा अजीब सा, मतलब थोड़ा सा अलग सा हो गया क्योंकि इसको निरस्त कर दिया गया है, तो उसको पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद में अपन और आगे के पढ़ेंगे। इस स्टेप से आप याद करोगे ना तो आपको बहुत अच्छे हो और काफी लंबे समय तक आपको याद रहेंगे और विद आर्टिकल्स हो जाएंगे। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे कि ये बताइए मूल्य कर्तव्य किस में है। अब आपको आर्टिकल पता है तो आप डायरेक्ट बता दो आर्टिकल 51 ए में। आपसे पूछ ले कि किस भाग में, तो 4A में। इसको 4A का कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, 4(1) भी बोल सकते हैं। तो इस स्टेप से आपको याद करनी है। चलिए तो अपन क्लास में आगे चलते हैं। तो भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र, आर्टिकल 1 to 4। भाग 2 में नागरिकता, आर्टिकल 5 to 11। आर्टिकल बोलते हैं अनुच्छेद को। ठीक है,
भाग 3 में मूल्य अधिकार आर्टिकल 412 से 35। भाग 4 में राज्य की नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल 36 से 51। भाग 4 एक ए में मूल कर्तव्य आर्टिकल 51 ए। अब वो क्या है, मैंने जो याद किए हैं ना, मुझे वही वर्ड्स ज्यादा आ रहे हैं, ये का वगैरह ये नहीं बोल पा रही हूँ क्योंकि मेरी जो माइंड है ना वो ए को एक्सेप्ट कर चुका है, तो आप इसको इग्नोर करना, ठीक है। भाग 5 में क्या है, संघ आर्टिकल 52 से 151 तक। भाग 6 में क्या है, राज्य मतलब स्टेट आर्टिकल 152 से आर्टिकल 237 तक। भाग जो 7 है, पार्ट 7 है ना, वो पहली अनुसूची के भाग का के राज्य आर्टिकल 238 संविधान मतलब 7वां जो संशोधन था उसके अधिनियम, मतलब 7वां जो संशोधन था वो कब हुआ था, 1956 में हुआ था। उसकी धारा 29 और अनुसूची द्वारा क्या कर दिया गया, इसको निरस्त कर दिया गया। आपको स्टार्टिंग में बता दिया था भाग 7 अब निरस्त हो चुका है, ठीक है। ये आर्टिकल कौन से में था, 238 में, ठीक है। और कौन से संविधान संशोधन के तहत, तो 7वां संविधान संशोधन। और कब, 1956 में, ओके। पहली अनुसूची के भाग खा के राज्य से, ठीक है। और जो पार्ट 8 है मतलब भाग 8 है, उसमें क्या है, तो संघ राज्य क्षेत्र आर्टिकल 239 टू 242। भाग 9 में क्या है, तो पंचायत आर्टिकल 243 से 243 का से 243 ड़ा तक, क्योंकि पंचायत है पहले, फिर उसके बाद में नगर पालिकाएं आएंगी। तो नगर पालिका में जी सब कुछ 243 में, तो इसके आगे बढ़ा दें, जैसे का से अड़ा तक आपको आती होंगी, क ख ग छ छ ज झ, ये इस टाइप से टमाटर की लाइन अड़ा तक है, ठीक है। फिर उसके बाद में भाग 9 का मतलब ए में नगर पालिका, जिसमें आर्टिकल ता से लेके य और छ तक। जब अपना ज्ञा खत्म हो जाता है ना, तो ज्ञा के बाद में फिर से स्टार्ट होते हैं ज्ञा कैसे, देखो आपको बता देते हैं। जैसे आपका ज्ञा पे खत्म हो गया तो ज्ञा के बाद में हो जाएगा ज्ञा स्टार्ट, फिर ज्ञा आ के बाद में क्या आता है बड़ा। इस टाइप से अपने ये सारे स्टार्ट हो जाते हैं, का से करना है तो का से स्टार्ट हो जाते हैं। इसी टाइप से अपन जब कंप्यूटर पढ़ते हैं ना, उसमें एक्सेल में भी होता है, आपने पढ़ा होगा, वही वही चीज यहाँ पे भी चलती है, ठीक है। तो ये यहाँ से कहाँ तक था, य छ तक था। और 243 य जा से य ना तक है, ठीक है। सहकारी समितियां भाग 9 के आर्टिकल 2 में, ठीक है, वो सॉरी भाग 9 के 2 में, ठीक है। भाग 10 में क्या है, तो अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, इसमें आर्टिकल 244 और 244 ए आता है, ओके। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, आपके सारे के सारे डाउट्स आपको क्लियर किए जाएंगे। भाग 11 में क्या है, संघ और राज्यों के बीच संबंध आर्टिकल 245 से 263 तक। भाग 12 में क्या है, तो वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद, ये अनुचित मतलब आर्टिकल्स 264 से 300 का तक है। वैसे आपको बता दें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये 10 है, सबसे ज्यादा इन 10 में से आता है, ठीक है। ये भी वैसे तो मैंने इसमें सारे इंपॉर्टेंट ही सारी चीजें आपको बताई हैं, लेकिन फिर भी और जो ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो चीज भी मैं आपको बता रही हूँ। इसमें भाग 12 भी इंपॉर्टेंट है, वित्त संपत्ति और समुदाय और वाद, इससे रिलेटेड भाग 12 है, ओके। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम, ये आर्टिकल 301 से 307 तक है। भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, ये आर्टिकल 308 से 323 तक है। भाग 14 का में अधिग्रहण मतलब आर्टिकल 323 का से 323 खा तक। आर्टिकल करिए। भाग 15 में निर्वाचन का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भाग 15 में क्या है, निर्वाचन दिया गया है, जो कि आर्टिकल 324 से 329 का तक है। भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, ये क्वेश्चन तो काफी बार पूछा गया है कि कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध किस आर्टिकल में है, तो 330 से 342 किस भाग में है, तो भाग 16 में। भाग 17 में राजभाषा इंपोर्टेंट है, ये भी सारे इंपोर्टेंट है। राजभाषा आर्टिकल 343 से 351, राजभाषा से तो आपके ना उसमें हिंदी वाले पोर्शन में भी क्वेश्चन आ जाते हैं। और भाग 18 में आपात उपबंध है, आर्टिकल 352 से 360।
और भाग 19 में प्रकटीकरण, अनुच्छेद 361 से 367 तक। भाग 20 में संविधान का संशोधन, आर्टिकल 368। भाग 21 में अस्थायी संक्रमण कालीन और विशेष उपबंध, इसमें आर्टिकल 369 से 392 तक हो जाएंगे। और भाग 22 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकरण पाठ और निरीक्षण है। ये आर्टिकल 393 से 395 तक है। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। 2 चीजें आपकी कंप्लीट हो गई, स्रोत और भाग, और साथ में कुछ आपको आर्टिकल्स बता दिए। अब बात करते हैं अनुसूचियों की, क्योंकि ये चीजें डायरेक्ट क्वेश्चन में आती हैं और ये आप बार बार रिवाइज करते हो, भूल जाते हो। इसीलिए हमने आपके लिए एक ऐसी क्लास बनाई है जिसमें आपको बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा रिवीजन हो जाए। फर्स्ट टाइम आपको फुल टाइम लग सकता है, लेकिन जिसको पहले से ये पढ़ा है ना, वो 2x में देख पाएगा, 1.5 में देख पाएगा, स्पीड इंक्रीज करके देख पाएगा और जल्दी रिवीजन हो जाएगा। ये क्लासेस उस टाइप की होती हैं कि आपने आज रिवीजन कर लिया, बढ़िया से अच्छे से नोट्स बना लिए, उसको रिवाइज कर रहे हो, जब आपका एडमिट कार्ड आ गया ना तो इन क्लासेस को एक बार फिर रिवीजन कर डालो। कैसे नंबर कटेंगे फिर आपके, आप बताइए। नंबरों को भी आना पड़ेगा कि आप जब इतनी अच्छे से मेहनत कर रहे हो, क्योंकि अब वक्त है स्मार्ट स्टडी का। हार्ड स्टडी तो सब कर रहे हैं, आपको करनी है स्मार्ट स्टडी। तो आप स्मार्ट स्टडी करिए। कोई भी आपको दिक्कत आती है तो आप हमसे डिस्कस कीजिए, हम आपकी जहां तक होगा उतनी आपकी हेल्प करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान की अनुसूचियों के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। तो कितनी अनुसूचियां हैं, मूल संविधान में कितनी थी, ये सब आपको बताने वाली है। तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। प्रथम अनुसूची क्या है, तो प्रथम अनुसूची में राज्य और संघ राज्य क्षेत्र से रिलेटेड है। मतलब जो उसमें एडिटिंग वगैरह, कोई क्षेत्र वगैरह बढ़ाया, ये सब आपकी ये फर्स्ट वाली में ही आ जाती है। ठीक है, जहां मुझे लगेगा इंपॉर्टेंट बता देंगे, और मुझे ऐसा लगेगा कि इस टॉपिक को और अच्छे से बताने, हैंड रिटन नोट्स में बताने, तो मैं आपके लिए वो भी लेके आने की कोशिश करूंगी। लेकिन जब तक आपको जो डाटा मिल रहा है उसे आप कवर कीजिए, कंप्लीट कीजिए, ठीक है, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से स्टडी हो पाए आपकी। और जो स्टूडेंट ऐसी हैं जो बहुत टाइम से स्टडी कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो किस्मत होती है ना, वो उनका रिजल्ट नहीं दे पा रही है, लेकिन उनकी पढ़ाई बहुत अच्छी है, तो वो अगर उनको टीचिंग में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है और उनको टीचिंग आती है, तो वो मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पर। मेरे टेलीग्राम आईडी है @विनीता मित्तल, ठीक है। तो मैं उन्हें अपने चैनल पे आने का मौका भी दे सकती हूँ, अगर वो सच में पढ़ाने में इंटरेस्टेड हो और उनको सही से कंटेंट देना आता हो, सही चीज़ मिले, जिससे जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना उनको प्रॉफिट मिले। तो उनके लिए हम ये भी एक स्कीम स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि आजकल करप्शन बहुत हो गया है, हर बच्चा जॉब नहीं ले पा रहा है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो पढ़ाई बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन फिर भी उनके किसी रीज़न से जॉब नहीं लग पा रही, तो उन बच्चों के लिए स्पेशली ये मौका है। और हाँ, हम अपने टीचर्स में उनको बिल्कुल भी नहीं लेंगे जो पहले से ही कहीं पढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो अपने लिए पहले ही सक्सेस हैं। हम किसी नए को मौका देंगे, उसे हम गाइड करेंगे कि किस हिसाब से उन्हें क्लास देनी है, क्या करना है। बस उनको टीचिंग अच्छे से करना आना चाहिए, उनको इस चीज़ में इंटरेस्ट होना चाहिए। ओके, चलिए ये थी थोड़ी सी टीचर्स के लिए। चलो अपन आगे अपनी क्लास में चलते हैं। तो सेकंड अनुसूची क्या कह रही है, परिलब्धियों पर भत्ते, विशेष अधिकार और इससे संबंधित प्रावधान। तो भारत के राष्ट्रपति व राज्यों के राज्यपालों के बारे में उपबंध, लोक सेवा। अभी मैं इसको इतना सारा पढ़ रही हूँ ना, अभी मैं आपको इसको एक शब्द में भी बताऊंगी, इसलिए बेफिक्र रहिए। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के तथा राज्यसभा के सभापति और उप सभापति के तथा राज्यों के विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा विधान परिषद के सभापति और उप सभापति के बारे में उपबंध। उच्चतम और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के बारे में उपबंध। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा के बारे में उपबंध। ये तो मैंने इसमें रीडिंग कर ली। अब मैं इसको बता रही हूँ आपको बहुत अच्छे से।
सेकंड जो अनुसूची है वो भत्ते के बारे में बताती है, जो वेतन भत्ता होता है ना, जो सैलरी मिलती है ना, उसके बारे में आपको बताती है। और किसकी? तो ये सारे नाम लिखे, राष्ट्रपति और राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के, राज्यसभा के विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को, विधान परिषद है तो उसके सभापति और उपसभापति के, अगर उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट तो उसके उच्च न्यायालय के उनके न्यायाधीशों के बारे में, और भारत के जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होते हैं ना, उन सब के, इन लोगों की जो वेतन और भत्ते की बात की जाती है तो वो सेकंड अनुसूची में की जाती है। अभी आपको ये कितना बहुत अजीब सा लग रहा होगा पढ़ने में, ये क्या है क्या नहीं है, अब आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब थर्ड अनुसूची है, विभिन्न पदाधिकारियों के पद ग्रहण के वक्त शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप, जो पद अधिकारी होती है ना, उनकी शपथ के बारे में कौन सी में? थर्ड अनुसूची में। फोर्थ अनुसूची आपसे कहती है सीटों का आवंटन, जो राज्यसभा की जो सीट है उनका आवंटन के बारे में फोर्थ अनुसूची बताती है। फिफ्थ अनुसूची अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख करती है। ठीक है, अनुसूचित जाति और जनजाति के जो प्रशासन और नियंत्रण क्षेत्र है ना, उसका उल्लेख कर रही है। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये चार नाम याद रखना। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है छठी अनुसूची से। इसमें बच्चे नामों को भूल जाते हैं, याद रखना, फिर से बोल रहे हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में। जो ये चार जो आपको राज्य बताए हैं, इनके प्रशासन के बारे में छठी अनुसूची में, और जो अनुसूचित क्षेत्र है या फिर अनुसूचित जनजाति और उन सबके प्रशासन और नियंत्रण के बारे में पांचवी अनुसूची में। याद रहेगी ये बात आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। सेवेंथ अनुसूची, इसमें डायरेक्ट विषय से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो सातवीं अनुसूची, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया जाता है। संघ सूची में कुल कितनी है? अब देखो, पहले मैं आपको इसके विभाजन को बता देती हूँ थोड़ा सा, इसमें क्या पता आपको नहीं समझ आए। देखिए, जो सातवीं अनुसूची है ना, वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। कौन कौन सी? राज्य सूची मतलब स्टेट लेवल, संघ सूची सेंट्रल लेवल, सॉरी संघू कर दिया मैंने, संघ सूची, और एक होती है समवर्ती सूची, जिसमें दोनों की मिल के बात चलती है। ठीक है, तो ये तीनों में अपने डिवाइड रहती है। ओके, अब देखो, जो आपकी ना संघ सूची है, जो आपकी संघ सूची है उसमें कितने विषय हैं? 97, और वर्तमान में कितने हैं? 100। राज्य सूची में कुल कितने थे? 66, वर्तमान में कितने हैं? 61। समवर्ती सूची में 47 विषय थे, वर्तमान में कब है कितने हैं? 52। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आठवीं अनुसूची, भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख है। कितनी है आठवीं अनुसूची में? 22 भाषाओं का। अब इससे आप एक क्वेश्चन बताएंगे कि जब संविधान बना था तब संविधान में कितनी भाषाओं को एक्सेप्ट किया था, और किस संशोधन के तहत कौन कौन सी भाषाएं बनी है। इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, जब आपको मैं फैक्ट्स कराऊंगी तो वो भी बता दूंगी। नवीं अनुसूची में विशिष्ट अधिनियम और विनियमों का विधि मान्यकरण है। प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा संविधान में शामिल किया गया है। 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निहित के बारे में उपबंध है। ठीक है, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा इसको क्या किया गया है? जोड़ा गया है। अब यहां से अपन नवी से जोड़ ही तो रहे हैं, तो ये सारे जोड़े गए हैं। 11वीं अनुसूची में पंचायतों की शक्ति, प्राधिकरण तथा उत्तरदायित्व आदि के बारे में क्या बताया गया है? उपबंध है। इसे किस में जोड़ा था? तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में द्वारा जोड़ा गया। आया कब था? 1991 में। ध्यान रखना इसको, इसका पता ही नहीं है बहुत सारे लोगों को। 1991 में आया था। ठीक है, इसमें कुल 29 विषय मौजूद है। 12वीं अनुसूची नगर पालिका से रिलेटेड, इसमें उसकी शक्तियां, प्राधिकरण और उत्तरदायित्व के बारे में बताया। ये 74वां संविधान संशोधन है, ये भी 1992 में इसको शामिल किया गया था। इसमें विषय कितने हैं? तो 18 विषय। सारी इंपॉर्टेंट चीजें आप अगर नोट्स बना रहे हो ना, तो ये क्लास आपके लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। देखिए, अपन ने कुछ चीजें पढ़ ली,
अब मैं 1 मिनट का गैप ले रही हूँ, थोड़ा सा पानी पी लूँ, फिर मैं आपको इसको आगे कंटिन्यू करती हूँ। ओके, जब तक आपने जिसने नहीं किया कर लीजिए। देखिए, संविधान सभा के, 1 मिनट मार्कर ले लो। संविधान सभा की प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष के बारे में पढ़ें। ये से भी क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट है जो मैंने इसमें लिखे हैं। ठीक है, कोई छोड़ने के लिए नहीं है इसमें। तो संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद है अध्यक्ष। संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। राष्ट्र ध्वज संबंधी तथ्य समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद कर लेना, नहीं तो घोल के पी जाओ। जिन बच्चों ने ना ये जो मैं क्विक रिवीजन की आपको क्लासेस करा रही हूँ ना, ये आपने अगर देख ली ना तो आपका बहुत अच्छा डाटा कवर हो जाएगा। लेकिन कुछ बच्चे क्या है, अपने आप को ज़्यादा स्मार्ट समझते हैं, वो पूरी क्लास लेते ही नहीं है। लेकिन मैं कह रही हूँ आपसे, एक बार बात मान के पूरी क्लास लीजिए, फिर आपको टेस्ट लगाइए, आपको क्वेश्चन सारे यही मिल लेंगे। यकीन नहीं हो तो कोई भी एक क्लास लीजिए आप, जो मैं आपको क्विक रिवीजन की क्लास करा रही हूँ, सब यहीं से डाटा होगा आपका। थोड़ा बहुत रहेगा 20% जो मैंने आपसे पहले भी बोला था, अदर 80% आपको यहीं से मिल जाएगा। अब देखिए, मूल अधिकार के बारे में देखते हैं। मूल रूप से संविधान में 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, एक उसमें से हटा दिया, अब 6। ठीक है, समता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22, शोषण के विरोध अधिकार आर्टिकल 23 से 24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार आर्टिकल 29 से 30, संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31 से 19 तक, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 तक। नोट, संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मूल अधिकारों से हटाकर संविधान के भाग 12 में आर्टिकल 300 का के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, संपत्ति का अधिकार हट चुका है। अब देखो आपसे क्वेश्चन कैसे आते हैं। अब आपसे थोड़ा सा अगर डीपली पूछेगा तो आपसे ये पूछ लेगा कि ना जो स्वतंत्रता का अधिकार है ना, उसके भी अंदर से पूछ लेगा कि ये कौन सा अधिकार है। और अगर ऊपर से आएगा तो समता का अधिकार कौन से आर्टिकल में, आपको कुछ आर्टिकल से देगा। अगर आपको एक क्रम याद रहेगा तो आप इजीली आप इसको कर पाओगे। तो आप क्रम याद कीजिए, और एक जो संविधान संशोधन बीच बीच में आ रहे हैं, इनको भी अच्छे से याद करिए, ये इंपॉर्टेंट डाटा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 9 पेज पे आ गए हैं अपन। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जब मैं आपको ये टॉपिक करा रही थी भी पहले, तब मैंने आपको बताई थी ये चीजें इंपॉर्टेंट है। देखो इनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं, इन्हें टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व देखेंगे। ठीक है, तो आर्टिकल 36 कहता है, इसमें यह कहा गया है कि आर्टिकल 12 में दी गई राज्य शब्द की परिभाषा भाग 4 अर्थात नीति निर्देशक तत्वों के लिए भी लागू होगी। आर्टिकल 37 कहता है, भाग 4 में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना अर्थात राज्य का यह कर्तव्य है कि वह इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों को विधि बनाते समय लागू करे, किंतु यह किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होनी चाहिए। आपको पूरा पूरा डाटा आप नोट करते जाइए, पूरा डाटा को अच्छे से बार बार रिवाइज कीजिए, आपको ये पक्का हो जाएगा। पूरी पॉलिटी इतने कम टाइम में आपको पॉलिटी किसी ने नहीं कराई होगी, और सबसे ज्यादा डाटा आपको इसमें मिलेगा। आर्टिकल 38 राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। आर्टिकल 39 ए में दिया है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, जो कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा
अंत स्थापित किया गया। और मैंने आपको बताया था 42वां संविधान संशोधन मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इसको तो आप निचोड़ डालना। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। आर्टिकल 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। आर्टिकल 42 में काम की न्याय संगत और मनोवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। आर्टिकल 43 में कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। आर्टिकल 43 का में उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी को सुरक्षित करने के लिए कदम उठाना। कर्मकारों समझ रहे हो ना, जो वर्क करते हैं, वर्कर। आर्टिकल 41 ख में दिया है सहकारी सोसाइटियों का संवर्धन संविधान 97 व संशोधन 2011 द्वारा अंतः स्थापित। ओके, ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बहुत है, तो आप इसको नोट डाउन कर लेना जिससे आपको दिक्कत ना आए। ये चीज़ें क्या है, जो जीके का जो पोर्शन होता है उसमें मैक्सिमम पार्ट आपका लर्निंग का होता है। लर्निंग आपको ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। अब मैं आपसे कहूँ कि आर्टिकल 44 में दिया है नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। आप कहो आप किसको समझाओ मैम, अब इसमें मैं क्या समझाऊँ भाई। आर्टिकल 44 में दिया है नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता। हाँ, मैं आपको ये समझा सकती हूँ सिविल संहिता क्या होती है, लेकिन ये आएगा तो क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही कि नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 44। ये डायरेक्ट फैक्चुअल डाटा टाइप से। ये आर्टिकल 45 में दिया है प्रारंभिक बाल्य व्यवस्था देखरेख तथा 6 वर्षों से कम आयु के बालकों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा इसको क्या किया गया है, प्रतिस्थापित किया गया है। आर्टिकल 46 क्या कहता है, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। आर्टिकल 47 क्या कहता है, पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। आर्टिकल 48 क्या कहता है, कृषि और पशुपालन का संगठन। आर्टिकल 48 का क्या कहता है, तो पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अंत स्थापित। आर्टिकल 49 क्या कहता है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। आर्टिकल 50 क्या कहता है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। आर्टिकल 51 क्या कहता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। तो ये थे आपके कुछ आर्टिकल्स, आपको याद भी हो गए होंगे। अब चलते हैं अपन आपातकाल की तरफ, और जिनको याद नहीं हुए वो लिख लिख के याद करो इनको। फिर टेस्ट क्वेश्चन पेपर लगाओ, टेस्ट सीरीज लगाओ। और टेस्ट सीरीज के लिए तो आपको पता ही है सबसे बेस्ट क्या है। क्या पता यहाँ पे बोलना अलाउ नहीं हो तो मैं आपको डिस्कशन चैनल में बता दूंगी, आप मुझसे पूछ लेना। ये मैं कोई भी प्रमोशन नहीं कर रही हूँ किसी भी चैनल का, किसी भी ऐप का। बट आपको अगर सबसे अच्छा टेस्ट सीरीज के लिए ऐप चाहिए तो आप मुझसे डिस्कशन चैनल में पूछ लेना, मैं वहाँ पे बता दूंगी आपको। सबसे बेस्ट से बेस्ट चैनल है, उसके आगे सब फेल है। आपातकाल और राष्ट्रपति शासन। अब अपन पढ़ेंगे आपातकाल एवं राष्ट्रपति शासन। किसी को कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ लेना, आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे हमारी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और साथ ही हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टा, एफबी, थ्रेड्स जैसे ऐप्स पे भी आप जुड़ सकते हो जिससे आपको अपडेट्स मिलती रहे। और सबसे मेन इम्पोर्टेंट, आप हमारे टेलीग्राम के ऑफिशियल और डिस्कशन चैनल से ज़रूर जुड़ जाना। ऑफिशियल चैनल से आपको क्या होगा, वहाँ पे डाटा मर्ज नहीं होगा सबका, आपको एक जगह सारा डाटा सिस्टमेटिक मिल जाएगा। और डिस्कशन चैनल में आप अपने डाउट्स को डिस्कस कर सकते हैं, जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है आप उसको शेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। काफ़ी बच्चे ये कहते होंगे मैम बहुत बातें करती हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि आपकी क्लास का टाइम वेस्ट ना करूँ। आर्टिकल 352 कहता है आपात की उद्घोषणा। आर्टिकल 353 कहता है आपात की उद्घोषणा का प्रभाव।
आर्टिकल 354 कहता है जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तब राजस्वों के वितरण संबंधी उपबंध का लागू होना। आर्टिकल 355 कहता है कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की संरक्षा करने का संघ का कर्तव्य। आर्टिकल 356 कहता है राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल मतलब फेल विफल हो जाने की दशा में उपबंध है। ये राष्ट्रपति शासन के टाइम पे, ठीक है। आर्टिकल 357 कहता है आर्टिकल 356 के अधीन की गई उद्घोषणाओं के अधीन विधायी शक्तियों का प्रयोग करना। आर्टिकल 358 कहता है आपात के दौरान आर्टिकल 19 के उपबंधों का निलंबन। आर्टिकल 19 आपको याद ही होगा, आपके जो मूल अधिकार होते हैं वो आपको बताए गए थे जब आपने अगर ध्यान से पढ़ा हो तो। आर्टिकल 359 कहता है आपात के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रबंधन का निलंबन। आर्टिकल 360 कहता है वित्तीय आपात के बारे में उपवन। कोई भी डाउट हो आप पूछ लेना। और हमारा एग्जाम फोकस सारे एग्जाम्स के लिए जिसमें ये सब्जेक्ट्स आती है। ऐसा कोई पर्सनली एक एग्जाम को मैं टारगेट नहीं लेती हूँ, लेकिन फिर भी ये क्लासेस आपके ना जो नॉन टीचिंग से एग्जाम होते हैं जीएससी लेवल के, एलडीसी लेवल के, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें जीए और जीके सिर्फ इतना लिख के आता है और आपके ना 30 से 40 नंबर तक की ये सब्जेक्ट आपकी रहती है, तो उसमें ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। 30 से 40 नंबर का जीके आता है। जीके में आपको पता ही है बहुत सारी सब्जेक्ट्स होती हैं। तो हमने साइंस का पोर्शन कर लिया, अब हम पॉलिटी कर रहे हैं, आगे ऐसी आपकी और भी सब्जेक्ट्स आपको कराने वाली हैं। राष्ट्रीय प्रतीक, एक नजर में अब अपन क्या देखेंगे, राष्ट्रीय प्रतीक देखेंगे, राष्ट्रीय सिंबल्स देखेंगे। उसके बाद में अपन करेंगे इसके क्वेश्चन, इसके पॉलिटी के फैक्ट्स, ढेर सारे फैक्ट्स जो कि आपके एग्जाम में फिर से आने के चांसेस है। तो राष्ट्र ध्वज लंबाई और चौड़ाई 3:2 के अनुपात में है। केसरिया, सफेद, हरा और मध्य में नीले रंग का चक्र जिसमें 24 क्या है, तीलियां है। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। राज्य चिन्ह क्या है, तो सारनाथ मतलब वाराणसी में स्थित अशोक की लाट है। 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार द्वारा इसको क्या गया था, अपनाया गया था राज्य चिन्ह को। राष्ट्रगान क्या है आपका, जनगण मन संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था और 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिनियम में गाया गया था पहली बार। गायन में लगभग 52 सेकंड, प्रथम व अंतिम पंक्ति 20 सेकंड की होती है। राष्ट्रगीत वंदे मातरम आनंद मठ से उद्भूत है, ठीक है, आनंद मंदिर इसको बोला था। राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर तो ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ शक संबंध पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग को 22 मार्च 1957 को क्या किया गया था, अपनाया गया था। राष्ट्रीय पशु बाघ है जो कि पैंथरा टाइग्रिस लिनियास इसका साइंटिफिक नेम है। राष्ट्रीय पक्षी अपनी मयूर है जिसको पावो क्रिस्टेशियस बोलती है। एनी डाउट? ये अपने संविधान की कुछ स्थिति जो आपको मैंने बता दी और समथिंग आपका ना 45 मिनट्स के समथिंग आपका ये पूरा डाटा क्लियर हो गया होगा। पूरी 45 मिनट्स भी आपको नहीं लगे, बीच बीच में मैंने आपसे थोड़ी बहुत बातें भी की। कितना जल्दी आपका डाटा कवर भी हो गया। अब देखते हैं अपन फैक्ट्स। फर्स्ट पेज में आपको करा चुकी हूँ, सेकंड पेज से देखते हैं। जिन्होंने ये क्लास देख ली ना, सच में उसका काम हो गया, उसको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये आपने हमारा चैनल तो सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, सरकारी पाठशाला बाय विनीता मैम। देखिए, भारत में आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन की अवधारणा देश के संविधान से प्रभावित थी। तो किससे लिए, जर्मनी स्रोत कराए थे आपको। ये आपका 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। भारतीय संविधान है तो क्या, भारतीय संविधान आंशिक रूप से कठोर है, आंशिक रूप से परिवर्तनशील है। भारत के संविधान में खालिस्तान मूल अधिकार और खालिस्तान मूल कर्तव्य है। तो मूल अधिकार कितनी है, तो 6 तो मूल अधिकार है और मूल कर्तव्य कितने हैं, तो 11 मूल कर्तव्य है। संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है, अब उसको कानूनी अधिकार बना दिया। ये आपको फैक्ट अभी कराया था कुछ देर पहले ही। भारत में सूचना का अधिकार खालिस्तान एक भाग है तो मौलिक अधिकार है।
42वें संशोधन द्वारा नागरिकों के मूल कर्तव्यों को इस वर्ष में भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। तो मूल कर्तव्य 1976 में हुआ था। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने की सिफारिश इस समिति ने की थी। तो किसने की थी? स्वर्ण सिंह कमेटी ने। एक उच्च न्यायालय से एक निचली अदालत, न्यायाधिकरण या फिर सार्वजनिक प्राधिकरण को अपने कर्तव्य के भीतर आने वाले अधिनियम के निष्पादित करने के आदेश को खालिस्तान कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है उसको? परमादेश रिट कहा जाता है। रिट जारी की जाती है वहां पे। ठीक है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो मूल अधिकारों की परिभाषा से संबंधित है, तो कितने हैं? भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो मूल अधिकारों की परिभाषा से संबंधित, तो कौन सा मूल अधिकारी को परिभाषा से रिलेटेड? तो आर्टिकल 12। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान में आर्टिकल कानून से आप कंफ्यूज हो जाओगे, आर्टिकल लॉ है वैसे तो। भारतीय संविधान में अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता को निर्दिष्ट करता है। तो कौन करता है? तो आर्टिकल 14। भारतीय संविधान का आर्टिकल ही बोल रहा है मेरे पे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित है। तो कौन सा है? तो आर्टिकल 61। भारतीय संविधान का आर्टिकल नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता से संबंधित है। सिविल संहिता से संबंधित आर्टिकल 44। ये आपका मैंने बताया था, डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है, बताओ इसमें क्या समझाऊं? बोला था ये वही आ गया। देखो कोर्स किस में आया आपका? 2022 में आया, डीएसएसबी पीआरटी। तो ये सिर्फ जीएससी के लिए नहीं है क्लास। जीएससी, अकाउंटेंट, लैब अटेंडेंट, हॉस्टल वार्डन, पीआरटी, पीसीटी, टीसीटी, आपके केवीएस, एनवीएस, सब कुछ सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची खालिस्तान से संबंधित है। तो दल परिवर्तन के आधार पर निरहित के बारे में, तो दल बदल से रिलेटेड कौन सी है? तो 10वीं अनुसूची। भारतीय संविधान का आर्टिकल भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। तो आर्टिकल 54। भारतीय संविधान का आर्टिकल कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध से संबंधित है। तो आर्टिकल 24। उसमें क्या बताया गया है कि जो बच्चे होते हैं ना 14 साल से कम के, उनको कारखानों में काम नहीं करना चाहिए, उससे रिलेटेड है। भारतीय संविधान का खालिस्तान मौलिक अधिकार से संबंधित है। तो भाग 3 में मौलिक अधिकार है। भारत के संविधान में खालिस्तान अनुच्छेद 395। भारत के संविधान में अनुसूचियां हैं तो 12। सारे इंपोर्टेंट फैक्ट्स हैं आपके, कोई ऐसे फैक्ट नहीं है जिसे आप छोड़ सको, सारे इंपोर्टेंट है। भारत के संविधान के इस अनुच्छेद में नए राज्यों के गठन और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या फिर नामों के परिवर्तन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो अनुच्छेद किसमें? 3 में, आर्टिकल 3 में। भारत के संविधान का खालिस्तान मौलिक अधिकार प्रदान करता है। तो आर्टिकल 12 से 35। भारत के संविधान के आर्टिकल 21A के अनुसार राज्य को इस आयु वर्ग के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। भारतीय संविधान का यह आर्टिकल उपराष्ट्रपति के चुनाव का प्रावधान प्रदान करता है। तो वो कौन सा है? तो आर्टिकल 66। भारतीय संविधान का वह आर्टिकल जो सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियों से संबंधित है। तो आर्टिकल 140। भारतीय संविधान का यह आर्टिकल राज्यपाल द्वारा विशेष संबोधन से संबंधित है। तो आर्टिकल 176। भारत के संविधान का यह अनुच्छेद धन विधेयक से संबंधित है। तो आर्टिकल 199। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, धन विधेयक वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट सीखते हैं। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत संसद को यह अधिकार है कि यह संविधान का संशोधन कर सके? तो 368 आर्टिकल। कौन सा आर्टिकल? 368। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संघ प्रदेशों के नाम सूचीबद्ध है? तो पहली अनुसूची में। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भारतीय भाषाओं की मान्यता से संबंधित है?
तो 8वीं अनुसूची। संविधान का आर्टिकल 14 भारत के नागरिकों को खालिस्तान सुनिश्चित करता है, तो समानता का अधिकार। कौन सा आर्टिकल भारत में बाल श्रम के उन्मूलन का प्रावधान करता है? तो आर्टिकल 24। भारतीय संविधान का यह आर्टिकल उपराष्ट्रपति के चुनाव का प्रावधान प्रदान करता है, तो आर्टिकल 66। धन विधेयक पेश किया जा सकता है केवल लोकसभा में। भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग होते हैं, तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये इसके क्या है? 3 अंग है। कोई भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। और साथ ही साथ में अगर आप नोट कर रहे हो तो वीडियो को पुश करके नोट भी करते जाना, अगर आपको स्पीड फास्ट लगे। अगर आपको हमारी स्पीड स्लो लग रही है तो आप इंक्रीज कर ही सकते हो। चलिए नेक्स्ट सीखते हैं। 18 वाले पेज पे अपन आ चुके हैं। किस राज्य में विधानसभा सीटें सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल में सदस्य होते हैं, तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य होते हैं। जो संसद के जो दोनों सदन हैं, लोकसभा राज्यसभा, उसके जो निर्वाचित है मतलब चुनाव द्वारा है वो, और मनोनीत जो राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं वो सारे के सारे सदस्य हैं। ठीक है। राज्य की आकस्मिक निधि इसके अधीन है, तो भारत के राष्ट्रपति के अधीन रहती है आकस्मिक निधि। भारतीय संविधान के आर्टिकल 280 के तहत वित्त आयोग का गठन करता है, तो राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि है तो 5 वर्ष। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है, तो भारत का राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया है, तो नीलम संजीव रेड्डी। शून्यकाल है जब सर्वाधिक महत्व के विषयों को उठाया जाता है, तो वो क्या कहलाया जाता है? वो शून्यकाल कहलाया जाता है। अगर कोई भी डाउट होता है आप मुझसे पूछ लेना, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आएंगे इनमें से कुछ ना कुछ। और वैसे भी आपका जनरल अवेयरनेस में पॉलिटी आ रही है, तो आपकी इतनी ज़्यादा पॉलिटी तो आएगी नहीं, तो आपके सारे क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, तो आप इसको पूरा का पूरा कवर कर लेना, आपको अदर पॉलिटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप एक काम करना, ये जो मैं आपको करा रही हूँ ये क्लास आप देख लीजिए, पूरी ये क्लास होने के बाद में आप टेस्ट सीरीज़ लगाइए, मैक्सिमम से मैक्सिमम टेस्ट सीरीज़ आपका हो जाएगा क्लियर। आपको और एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और जो मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं उनका आप आंसर ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में, जिससे क्या होगा आप इस क्लास को बहुत इंटरेस्ट से देख रहे हो ये मुझे भी पता चलेगा। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या फिर नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तो दिल्ली। राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तो दिल्ली में। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल करता है, तो जिसमें संसद के दोनों सदनों के क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है, तो भारत के राष्ट्रपति। डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, तो भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष है, तो इसमें राज्यसभा का। ठीक है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के लिए वांछित न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी है? तो 50 सदस्य। भारत में एक राज्य का गवर्नर खालिस्तान द्वारा हटाया जाता है, तो राष्ट्रपति द्वारा। खालिस्तान के अध्यक्ष थे तो गणेश वासुदेव मावलंकर पहली लोकसभा के अध्यक्ष थे। आपको क्या है उसमें ऑप्शन दिए होंगे उससे ये है। ठीक है, आप ये इसको क्वेश्चन को ऐसे याद रख सकते हो। पहली लोकसभा के अध्यक्ष थे तो गणेश वासुदेव मावलंकर। ओके, चलिए आगे देखते हैं। भारत के संविधान में विशिष्ट लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या है तो कितनी है? 552। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 30 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल है 6 वर्ष। राज्यसभा का अध्यक्ष भी होता है तो उपराष्ट्रपति।
जहाँ किसी राज्य के विधानमंडल का केवल एक सदन होता है उसे कहा जाता है विधानसभा। जैसे एमपी में नहीं है विधान परिषद। दिल्ली विधानसभा में सीटें हैं तो कितनी? 70। किसी निर्वाचन आयुक्त का मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कार्य कार्यालय में खालिस्तान वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु पूरी करने तक में से जो पहले हो उसमें होती है। मतलब इसका कार्यकाल कितने वर्ष का है? तो इसका कार्यकाल 6 वर्ष का है या फिर 65 वर्ष की आयु का है। या तो वो 6 वर्ष तक कार्यकाल करे या फिर उसकी अगर 65 वर्ष की आयु हो जाती है तो भले उसने 2 साल किया है, हटा देंगे उसे। जो पहले होगी उसको वैलिडिटी दी जाएगी। राज्य चुनाव आयुक्त खालिस्तान द्वारा नियुक्त किया जाता है तो किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राज्य के राज्यपाल द्वारा। ओके, देखो एक दो पेजेस और रह गए बस, ज्यादा नहीं है आपका। और समथिंग आपका ना 1 घंटे में पूरी क्लास हो जाएगी। मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल द्वारा। वैसे चुनाव होते हैं लेकिन चुनाव होते हैं संसद में। जो संसद के संसद कह रही, क्या बोलते हैं, देखो मुझे अब वो वर्ड याद नहीं आ रहा है। जो विधानसभा में जो बैठते हैं ना, विधायक के होते हैं, विधायक के। देखो याद नहीं आ रहा था वो, तो वहां पे लोकसभा में प्रधानमंत्री वाली चीज पे संसद पे पहुंच गई थी। हो जाता है जैसे अपन, क्या होता है कभी कभी बहुत ज्यादा बोल लिए होते हैं तो अपन वो चीजें माइंड से निकल जाती है, वही चीज हो रही थी। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल द्वारा, की जाती है गवर्नर द्वारा, स्टेट के गवर्नर द्वारा। ठीक है। भारत के किसी भी व्यक्ति के लिए मतदान की आयु वर्ष निर्धारित की गई थी तो 18। आप ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताना राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। ठीक है, देखते कितने बच्चे बताते हैं। लोकपाल के पद के निर्माण की संस्तुति की है तो प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा। केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के बंटवारे का सूत्र निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी है तो वित्त आयोग। 15वीं वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं तो NK सिंह। ये 2018 में पूछा है ये वाला। पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत तो नागौर से की गई थी। पंचायत की अवधि होती है तो अपनी पहली बैठक के लिए नियुक्त की गई तारीख से 5 वर्ष के लिए। इस समिति का संबंध पंचायती राज से तो बलवंत राय समिति का। पंचायत का कार्यकाल होता है तो प्रथम बैठक के लिए निर्धारित तिथि से 5 वर्ष को। कुछ समझ आ रहा है? सेम सेम अवधि बोलो चाहे कार्यकाल बोलो, क्या फर्क है? क्वेश्चन रिपीट होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान में इस संशोधन द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था तो 7वें। इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के दौरान 42वें अधिनियम द्वारा पेश किए गए आर्टिकल 4 और 55 को इस मामले में फैसला को खत्म कर दिया गया तो किसके द्वारा? तो मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ के द्वारा। 11वीं मौलिक कर्तव्य को इस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था तो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। इंपॉर्टेंट है ये। भारतीय संविधान के 55वें संशोधन 1986 के अंतर्गत किसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? तो अरुणाचल प्रदेश को। 122वां संविधान संशोधन GST विधेयक 2014 की पुष्टि करने वाला पहला राज्य बना था तो असम। किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? स्टार्टिंग में बताया था ये तो, देखो आ गया ना अपना। तो उसके संविधान संशोधन को लघु संविधान मतलब मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को। भारतीय संविधान के आमुख में 42वां संशोधन द्वारा जोड़ा गया था तो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द इसमें जोड़े गए थे। तो ये थी अपनी क्लास। आई होप सो आपको अच्छी लगी होगी। सिर्फ 1 घंटे में आपकी पूरी क्लास हो गई। अब मैं आपको थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बातें बता रही हूँ, इसको थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश करना, आपके लिए बहुत कम की है। देखिए जैसा मैंने आपको कहा, मैं क्विक रिवीजन करा रही हूँ। आपने ना अपने एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए इस पॉलिटी की क्लास को देख लिया, प्लस आपने इसको नोट डाउन कर लिया। क्या किया आपने? इसको नोट डाउन कर लिया।
नोट डाउन करने के बाद में आपको इसको रिवीजन, आप में से जो बच्चे ना रिवीजन प्रोसेस नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट रिवीजन तो जब आप नोट डाउन कर रहे हैं ना उससे फ्री होने के तुरंत बात कर लो। सेकंड रिवीजन करो आप रात को सोने से पहले, अगर आप रात को लिख रहे हो तो सुबह उठते ही कर लो। समझ आ रही है आपको? या तो रात में सोते वक्त करो या फिर जब आप ना लास्ट रात में सोते वक्त ही आप इसको नोट डाउन कर रहे हो तो फिर आप सुबह उठते ही कर लो। सेकंड रिवीजन हो गया। थर्ड रिवीजन होता है इसको 3 दिन बाद और कर लो, मतलब 5th डे तक। फोर्थ रिवीजन आप इसको 7th डे पे कर लो। आप कहोगे कि मैम हम इसी को ही पढ़ते रहेंगे और हमारे पास कोई काम नहीं है क्या? तो हम आपको बता दें, आज हमने ये क्लास 1 घंटे में ली, आपको नोट डाउन करने में टाइम लगा होगा लेकिन आपको रीड करने में टाइम नहीं लगेगा। सेकेंड बार रीड करोगे तो और कम टाइम लगेगा। फिफ्थ बार आप फिफ्थ वाली डे पे करोगे आप रिपीट तो आपको और कम टाइम लगेगा। नेक्स्ट डे पे आप करोगे तो आपको और कम टाइम लगेगा। फिर जब भी आप ना कोई टेस्ट सीरीज लगाओ, आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है पॉलिटी का, तुरंत इसको पढ़ डालो, फिर देखो ये आपको याद कैसा होता है। सेम एज आपको सारी सब्जेक्ट्स करनी है, हमने ऐसी आपको साइंस भी करा दी, आगे आपको और भी सब्जेक्ट्स कराने वाले हैं। और हमने ना आपके लिए मैराथन के एमसीक्यू सीरीज भी ली है, जिसकी इंग्लिश वीक है ना, आप उस इंग्लिश के मैराथन सीरीज को ले लेना, काम हो जाएगा आपका एक ही मैराथन सीरीज में। बायोलॉजी की भी हमारे पास चली है तो आप देख लेना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हम लेके आ रहे हैं। आप उसको देखिए, आप अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और हमें कमेंट में अपने डाउट्स भी बताइए, जिससे हमें आप सबके ना डाउट का भी पता चले। और हमें आप अगर मोटिवेट करना चाहते हो और आपके लिए जो हमने सरप्राइज सोचा है उसे आप पाना चाहते हो तो हम आपसे बोल दें, पहले भी बोला था अब भी बोल रहे हैं कि आप इसको ना 1000 कम से कम हमें ना उस स्थिति में ले आइए जिसमें हमें ये लगे कि हाँ हमारा चैनल ग्रो कर रहा है। मोनेटाइज तो करवा ही दीजिए, 1000+ जो हमारे हावर्स रहते हैं वो कंप्लीट करवा दीजिए, फिर आपको एक सरप्राइज मिलने वाला है बहुत ही बेहतरीन। वो जो सरप्राइज है ना आप लोगों के लिए फ्री रहने वाला है और बकाया जो बाद में जो बच्चे लेंगे ना उनके लिए वो पेड रहने वाला है या फिर उनको मिले ही ना, ये भी हो सकता है, लेकिन आप लोगों के लिए वो फ्री रहेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है? और एक टाइम लिमिट है, लेकिन टाइम लिमिट कितनी है, जैसे आज अपनी कितनी है, आज अपनी शायद नवंबर की 12 या 13 है। ठीक है, डेट तो मुझे याद नहीं आ रही है कितनी है, 13 है 14 है, जो भी अपनी डेट है। तो उस डेट को अपन ध्यान ना रखते हुए अपन को ये टारगेट रखना है कि ये नवंबर में अपना कंप्लीट हो जाना चाहिए टारगेट। तो आपको मैं 1 दिसंबर को वो गिफ्ट दे दूँ जो सरप्राइज गिफ्ट मैं आपसे बोल रही हूँ। लेकिन इसके लिए आपको हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना पड़ेगा, सबको जुड़वाना पड़ेगा। आपको बहुत अच्छा सरप्राइज मिलने वाला है जिससे आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे। चलिए तो फिर कोई भी दिक्कत हो आप हमसे पूछ लेना, आपके सारे के सारे डाउट्स हम क्लियर करेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास यही पूरी होती है। आपको क्लास समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। कमेंट करके बताइए कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। पीडीएफ नोट्स एंड डेली अपडेट्स के लिए हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल सरकारी पाठशाला बाय विनीता मैम से जुड़े, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप हमारे अन्य प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और थ्रेड्स पर भी जुड़ सकते हैं, सबके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जहां आपका सिलेक्शन हमारा मिशन होगा।